हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो के माध्यम से हम नेशनल अचीवमेंट टेस्ट राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हम इसमें समाहित सभी 60 प्रश्नों बहुविकल्प प्रश्नों को समझेंगे और उनके सही उत्तरों को जानेंगे। ये पूरा वीडियो अवश्य देखें, इससे आपकी पुरानी कक्षाओं का तो ज्ञान आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ भविष्य की कक्षाओं की भी तैयारियां होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर बर्फ, गैलियम धातु और लोहा धातु दिखाई गई हैं। बर्फ वायुमंडल से गर्मी लेकर द्रव अवस्था में बदल रही है। गैलियम हमारी हथेली से ऊष्मा लेकर द्रव अवस्था में बदल रही है और लोह धातु को हमने वात्या भट्टी में गर्म करके पिघलाया है। तो जब कोई धातु गर्म करने पर ठोस से द्रव अवस्था में बदलती है तो उस क्रिया को हम गलन या संगलन कहते हैं, तथा यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे उस पदार्थ का हम गलनांक कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प 3, संगलन। प्रश्न क्रमांक 2 में देखें, एक आवर्त सारणी बनाई हुई है। आपको उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम बताना है। अर्थात आपको बताना है कि सबसे प्रबल धात्विक गुण किसमें है और फिर क्रमशः दुर्बल। चलिए सबसे पहले जान लें ये धात्विक गुण क्या होता है। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण धात्विक गुण कहलाता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि परमाणु में कोष बढ़ते जाते हैं तथा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो जाता है। ये देखिए इस आवर्त सारणी में ये कक्षाएं हैं, आवर्त हैं 1, 2, 3, 4 और 5। जब हम किसी आवर्त में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु में कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अगर ये पहले आवर्त का परमाणु है तो उसमें नाभिक के बाहर 1 कक्षा होगी। अगर यह दूसरे आवर्त का परमाणु है तो 2, और क्रमशः जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। अर्थात कैल्शियम परमाणु में नाभिक के बाहर कुल 4 कक्षाएं होंगी, क्योंकि वह चौथे आवर्त में आ रहा है। तो जैसे जैसे हम आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर हो जाता है। इससे उसको निकालना आसान रहता है और आसानी से हम उस तत्व को धनायन में बदल सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण घटता है, क्योंकि परमाणु के आकार में कमी होती जाती है तथा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, ये लीजिए हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो उस आवर्त में मिलने वाले सारे तत्वों में कक्षाओं की संख्या एक समान होती है। अर्थात मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम, इसमें नाभिक के बाहर 3 कक्षाएं होंगी, क्योंकि यह तीसरे आवर्त में आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का आकर्षण बढ़ता जाएगा, नाभिक सिकुड़ता चला जाएगा और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा। तो हमने एक बात यहां पर जान ली कि अगर हम किसी आवर्त में ऊपर से नीचे जाएं तो धात्विक गुण बढ़ता है, और अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो धात्विक गुण घटता है। तो देख लीजिए यहां पर पोटेशियम में तीसरे आवर्त में होने के कारण 3 कक्षाएं हैं, अर्थात इससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होगा, तो इसका धात्विक गुण सबसे ज्यादा है। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों में 3-3 कक्षाएं हैं, लेकिन इसके परमाणु का आकार बड़ा और इसके परमाणु का आकार छोटा है, तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उसके बाद फिर आप देखें मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम, जबकि बोरोन दूसरे आवर्त में है, इसके पास 2 ही कक्षाएं होंगी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन पड़ेगा, ये आसानी से धनायन में नहीं बदलेगा। तो हमारा सही आंसर है प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम जाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। आप सभी ने अग्निशामक यंत्र देखे हैं। अगर मैं इसकी आंतरिक संरचना समझाऊं तो इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। जो बाहर वाला सिलेंडर है उसमें
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात मीठा सोडा भरा हुआ रहता है, जबकि जो छोटा सिलेंडर है उसमें एक अम्ल भरा हुआ होता है जैसे H2SO4। जब कहीं हम इसका उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें इस नोज को घुमाना पड़ता है। इस नोज को घुमाने से ये छोटा सिलेंडर टूटकर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन में गिर जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा उस अम्ल की तेजी से रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के द्वारा ये देखिए लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी निकलता है। इसमें से बहुत प्रेशर से नोजल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से आग बुझ जाती है। तो हमसे पूछा है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न क्रमांक 4, अभिक्रिया यहां पर लिखी हुई है, हमें बताना है इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। पहले यहां समझ लें, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिस अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है वह ऑक्सीकृत पदार्थ कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए एक समीकरण लिखी हुई है, इस समीकरण को आप गौर से देखें तो ये अभिकारक हैं। इस अभिकारक में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ी, इसका मतलब है कि यहां पर CuO या Cu ऑक्सीकृत हो रहा है, यह ऑक्सीकृत पदार्थ है। इसके विपरीत जब किसी अभिकारक से ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है तो वह अपचयित पदार्थ कहलाता है। इस समीकरण में देखें, यहां CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, वो Cu में बदल रहा है, अर्थात ऑक्सीजन निकली, इसका मतलब है कि यहां CuO अपचयित हो रहा है। तो आप केवल इतना ध्यान रखें, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वह पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है तो वह पदार्थ अपचयित हो रहा है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। ये देखिए ये समीकरण है, इस समीकरण को गौर से देखें, क्या हो रहा है, CuO Cu में बदल रहा है, अर्थात ऑक्सीजन यहां से निकल रही है। ऑक्सीजन निकली, यहां लिखा हुआ है ऑक्सीजन निकलती है तो वह अपचयित पदार्थ है। इस प्रकार यहां पर CuO एक अपचयित पदार्थ है। पुनः इस समीकरण को देखें, H2H2O में बदल रहा है, अर्थात यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और अगर किसी अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़े तो वह पदार्थ ऑक्सीकृत पदार्थ कहलाता है। तो देखिए लिखा हुआ है H2 ऑक्सीकृत पदार्थ है। तो देख लीजिए, पहले ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत क्या है H2, बाद में अपचयित, अपचयित है CuO। तो हमारा सही विकल्प है 2 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 5, बादल के परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है। बादल आप सभी ने देखे हैं आकाश में। बादल वास्तव में एरोसोल प्रकार के कॉलाइड हैं। अब ये कॉलाइड क्या होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक माध्यम में दूसरे पदार्थ के कण समान रूप से बिखर जाएं तो उसे हम कोलाइड कहते हैं। जैसा कि यहां चित्र में दिख रहा है, हवा में धूल के कण पूरी तरीके से फैल गए हैं। ये कण, पदार्थ के ये कण ना तो बहुत सूक्ष्म होते हैं कि उस माध्यम में घुल जाएं, विलयन बना लें, ना ही ये कण इतने बड़े होते हैं कि तली में बैठ जाएं, निलंबन बना लें। तो इनके कणों का आकार मध्यम होता है, जिसके कारण यह पूरे माध्यम में समांगी रूप से फैल जाते हैं और विलयन की तरह दिखाई देते हैं, जबकि ये विलयन नहीं, कॉलाइड हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा दूध है। अब जैसे विलयन में 2 प्रावस्थाएं होती हैं, विलायक और विलेय, उसी प्रकार कॉलाइड में भी 2 प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की प्रावस्था को हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, अर्थात जिस पदार्थ के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं उस पदार्थ को हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। यह विलेय के समान है। और परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी विलयन जिस माध्यम में वितरित रहते हैं, यानी वो कण जिस माध्यम में फैले हुए हैं, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये अधिक मात्रा में होता है, ये विलायक के समान है। तो बादल क्या है, बादल में या एरोसोल में सूक्ष्म ठोस कण कार्बन के हो सकते हैं, धूल के हो सकते हैं, अथवा तरल बूंद यानी पानी की, कि हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को एरोसोल कहते हैं। धुंध, धूल, धुआं तथा बादल एरोसोल के उदाहरण हैं। तो मेरा कहना यह है कि बादल एरोसोल प्रकार का कोलाइड है,
इसमें एक माध्यम में जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, उसमें दूसरे पदार्थ के कण समांगी रूप से फैल जाते हैं, उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो बादल में क्या होता है? बादल में परिक्षेपण माध्यम है हवा या वायु अर्थात गैस, तथा इसमें फैले हुए जो कण हैं वो है पानी की बूंदें अर्थात द्रव। तो इस प्रकार बादल वास्तव में द्रव और गैस का एक कोलाइडी विलयन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु, अणु या आयन होते हैं जितने परमाणु किस में होंगे? तो सामान्यतः एक आदर्श रूप पे यह मान लिया गया है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अर्थात कार्बन 12 समस्थानिक ले लो और उसके 12 ग्राम पदार्थ को ले लो, उसमें जितने अणु होंगे उसे हम एक मोल कहते हैं। और 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, कितने आयन होते हैं? तो आपको पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो, उसके एक मोल में परमाणु, अणु या आयन की संख्या उतनी ही होगी जितनी कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न तेजी से हमारे सामने आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 7। एक्स, वाई एवं जेड तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12 एवं 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं? यहाँ 3 तत्व हैं, तीनों के परमाणु क्रमांक भी आपको दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से तत्व एक ही आवर्त में आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। कर लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अब गौर से देखें, जो तत्व X है उसके परमाणु में 2 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि Y और Z जो तत्व हैं उनके परमाणु में 3-3 कक्षाएं हैं। और आप जानते हैं कि जिस तत्व के परमाणु में जितनी कक्षाएं होती हैं वह तत्व उसी आवर्त का सदस्य होता है। अर्थात तत्व जिस आवर्त में होता है उसके परमाणु के नाभिक में उतनी ही कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार Y और Z तत्व, इन दोनों के परमाणुओं में 3-3 कक्षाएं होंगी। अर्थात अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो ये दोनों ही तत्व तीसरे आवर्त में आएंगे। तो जो हमसे पूछा गया है उसे हम एक बार और देख लेते हैं। यह आवर्त सारणी है। देखो यहां पे परमाणु क्रमांक 12 और 17 कहां लिखा है? तो 12 तीसरे आवर्त में, देखो क्योंकि इनके पास 3-3 कक्षाएं हैं। तीसरे आवर्त में 12 है मैग्नीशियम तत्व का परमाणु क्रमांक और 17 है क्लोरीन तत्व का परमाणु क्रमांक। दोनों एक ही आवर्त में है। तो एक ही आवर्त में कौन कौन से परमाणु आएंगे बताइए? Y और Z। विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो यह संकलन अभिक्रिया क्या होती है समझिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अणु का दूसरे अणु में संकलन होता है। संकलन अर्थात जुड़ना। एक अणु दूसरे अणु में जाकर बंधों के माध्यम से जुड़ जाए तो उसे हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों जैसे एल्कीनों और एल्काइनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन का संकलन, हैलोजनों का संकलन और हैलोजन अम्लों का संकलन हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहली बात जो यहां लिखी हुई है कि संकलन अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों एल्कीनों व एल्काइनों का अभिलक्षण है। अर्थात संकलन अभिक्रिया एल्कीनों और एल्काइनों में ही होती है। एल्कीन और एल्काइन समझते हैं? एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। बाकी संयोजकताएं कार्बन की हाइड्रोजन से जुड़ी होती हैं। अब इन्हीं में क्यों होती है संकलन अभिक्रिया? जैसे हम हाइड्रोजन का संकलन देखें, अगर मैं इसकी हाइड्रोजन से क्रिया करा दूं, उच्च दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दूं, तो पता है क्या होगा? ये बंध एल्कीन का, ये डबल में से एक बंध टूट जाएगा और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगी और क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गई अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन उसमें जाकर जुड़ गया। हाइड्रोजन क्यों जुड़ा है एल्कीन में? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन आकर जुड़ गया।
इसी प्रकार इस क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हेलोजनीकरण, अगर नीचे देख रहे हैं आप एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध हैं, इसकी अभिक्रिया अगर मैं किसी हेलोजन से करा दूं, जैसे हम ब्रोमीन से क्रिया करा दें, ब्रोमीन यानी Br2, ये लीजिए क्रिया करा दी, तो क्या होगा, यहां पर ये बंध टूट जाएगा एक, और एक एक ब्रोमीन दोनों कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार यहां विकल्प नंबर 3 में हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। विकल्प नंबर 3 को देखना है हमने। विकल्प नंबर 3, ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यह 2 बंध है, अर्थात ये एक प्रकार का एल्कीन है। इसकी क्रिया हमने HBr अर्थात हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दी, इसे हम हेलोजन अम्ल कहते हैं। ये बंध टूट जाएंगे और एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह कार्बन से Br आकर जुड़ जाएगा, और इस प्रकार एक हेलो एल्केन बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रोमोपेंटेन। तो इस प्रकार ब्रोमीन यहां पर आकर जुड़ गया। तो एल्केन और एल्कीन में ही संकलन अभिक्रिया होती है, और यहां देख लें एल्केन और एल्कीन केवल यहां पे दिख रहे हैं डबल बॉन्ड, और कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 हमसे कह रहा है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है, M क्या है? तो मैं आपको बता दूं, नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, ये चारों ही तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में आते हैं, पर हमें इनमें से पहचानना है कि M2O3 यौगिक में M वाला तत्व कौन सा है। बहुत सरल है भाई, ये लीजिए समझिए। हम जानते हैं ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 होती है। भाई ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ते हैं, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या है ऋण 2। ठीक है, ये 2 ऋण आवेश वाला आयन बनाता है। अब M2O3 में आप गौर से देखें, M2O3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है 3, और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पे हैं 2 ऋण आवेश, और यौगिक हमेशा उदासीन होता है, अर्थात कुल हो गए 6 ऋण आवेश। इन्हें उदासीन करने के लिए आपके पास M है यहां पर 2, इन 6 ऋण आवेश को उदासीन करने के लिए प्रत्येक M के पास आ जाएंगे 3 धन आवेश, और इस प्रकार 3 धन आवेश 3 ऋण आवेश को उदासीन कर देंगे, और एक उदासीन यौगिक M2O3 बन जाएगा। तो हमें एक तो यह पता चल गया कि जो M, इस यौगिक में M जो तत्व है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अब आप देख लें किसकी होती है, सोडियम की +1 क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम की +2 क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीकरण संख्या होती है क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार यहां पर M के रूप में मिलने वाला जो तत्व है वो एल्यूमिनियम है। चलिए, सही आंसर हमें पता चल गया। हम बढ़ते हैं हमारे अगले और 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारे सामने, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में बताना है। चलिए देख लीजिए, H2S के एक अणु में देखें आप, हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1 परमाणु है, अर्थात H2S के एक अणु में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत अच्छे से समझाया है, H2S हमने लिख दिया। अब इसमें हमें हाइड्रोजन और सल्फर तत्व के का परमाणु अनुपात बताना है, द्रव्यमान अनुपात। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं H2S में? हाइड्रोजन के हैं 2, ये देख लीजिए। तो यहां पर हमने परमाणु संख्या यहां 2 परमाणु लिख दिए, और यहां हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिख दिया जो 1 होता है, और सल्फर का तो यहां पर 1 ही परमाणु है, और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 32, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। तो हमने H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकाल रहे हैं, तो हमने उनका परमाणु द्रव्यमान यहां पे लिख दिया। हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान, लेकिन उसके 2 परमाणु हैं तो उसका 2 से गुणा कर दिया। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, वो 1 ही परमाणु है तो 32 का 32 लिखा रहने दिया। इस प्रकार H और S के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात हो गया 2:32। इसको सरल करोगे, 2 से भाग लगाओगे तो अनुपात आ जाएगा 1:16। इस प्रकार H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के परमाणुओं के अनुपात का द्रव्यमान हुआ विकल्प नंबर 2, 1:16। कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। निःशोषण करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस है? तो आपने धातु कर्म पढ़ा होगा।
मेटलर्जी कि किस प्रकार अयस्कों से शुद्ध धातुओं को निकाला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अयस्कों को पहले धात्विक ऑक्साइड में बदला जाता है। जिस अयस्क में जो धातु अधिक मात्रा में है जिसे हमें निकालना है, उस धातु को पहले किस में बदलते हैं? ऑक्साइड में। फिर उस धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करते हैं। कैसे करते हैं? धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रायः इसे किसी अपचायक जैसे कोक या चारकोल के साथ गर्म किया जाता है। अपचायक जैसे कार्बन जो कि कोक में है, धातु ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तथा धातु शुद्ध रूप से अपचयित हो जाती है। कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइड आसानी से कोक के द्वारा अपचयित हो जाते हैं। आप तो चित्र में देखिए, यह है कॉपर ऑक्साइड। इसे कैसे बनाया भाई? कॉपर धातु का अयस्क निकाला जमीन में से और उसमें से पहले कॉपर ऑक्साइड बनाया। फिर उस कॉपर ऑक्साइड को हमने चारकोल के साथ गर्म किया, चारकोल या कोक अर्थात कार्बन के साथ गर्म किया। यह कार्बन क्या करेगा? उस धात्विक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को ले लिया उसने, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना ली और शुद्ध धातु कॉपर अपचयित हो गई। इसी प्रकार हम ZnO से को भी कोक के साथ गर्म करके उसे अपचयित कर शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक क्रियाशील धातुओं को नहीं, कम क्रियाशील धातुओं को ही इस विधि द्वारा अपचयित किया जा सकता है। उदाहरण आपके सामने है 2। इसमें जो गैस बन रही है उसके बारे में पूछा है। अपचयन की क्रिया में जो गैस बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बहुत जहरीली, विषैली और दम घोटू गैस है। तो हमारा सही विकल्प है 4। परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परमाणु, चलिए हम आपको परमाणु दिखाते हैं। यहां मैंने आपको ऑक्सीजन का परमाणु दिखा रखा है। देखें कितना अच्छा परमाणु है। बीच में नाभिक है जिसमें 8 धन आवेश हैं लाल कलर के, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, और 8 ही उदासीन कण हैं सफेद रंग के, जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं, और बाहर की कक्षाओं में 8 ही ऋण आवेशित कण हैं पीले रंग के, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक बात तो इस परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु को देखकर हमें समझ में आ गई कि नाभिक में जितने धन आवेश या प्रोटॉन होते हैं, बाहर कक्षाओं में उतने ही ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, तभी तो परमाणु उदासीन होता है। अब जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, उसी को हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे हम Z संकेत से दर्शाते हैं। तो प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, तो परमाणु क्रमांक भी 8। और परमाणु द्रव्यमान, तो आप जानते हैं कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे संकेत A से दर्शाते हैं। तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, टोटल परमाणु द्रव्यमान हो गया ऑक्सीजन का 16। तो क्या समझ में आ रहा है? परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, अर्थात परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर, जबकि परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, अर्थात सबसे ज्यादा। तो सही विकल्प देखो, ये विकल्प नंबर 2 पे जाओ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, उसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या इन सबसे ज्यादा होती है। तो हमें हमारा सही उत्तर मिल गया। हम तुरंत चलते हैं हमारे अगले और 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये समझो। ये परिभाषा लिखी हुई है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन या यौगिक से प्रतिस्थापित कर दे तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है? तो यह पता चलता है सक्रियता श्रेणी से, जो आपके सामने दिखाई जा रही है। सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर हैं, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर हैं, उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, ये अधिक क्रियाशील हैं। नीचे जाएंगे तो कम क्रियाशील धातुएं हैं। अर्थात सक्रियता श्रेणी देखकर हमें पता चल जाता है कि ऊपर की धातुएं अधिक और नीचे की धातुएं कम क्रियाशील हैं। ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को प्रतिस्थापित करती हैं। अब देख लो, पहले नंबर पे विकल्प पे जाओ, Hg CuSO4 से क्रिया कर रही है। अब Hg कहां पे है? देखो, ये मरकरी Hg, और Cu कहां पर है? Cu तो ऊपर है, ये लीजिए कॉपर। तो यहां पर Hg नीचे है, यानी इसकी क्रियाशीलता कम और कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा है, तो कम क्रियाशील ज्यादा को प्रतिस्थापित नहीं करेगी। इसी प्रकार दूसरे नंबर के विकल्प में Au अर्थात सोना नीचे है, जबकि Ag अर्थात चांदी ऊपर है। तो Ag ज्यादा क्रियाशील है, Au कम, तो कम क्रियाशील ज्यादा को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, यह अभिक्रिया आगे होगी ही नहीं।
तीसरे विकल्प पे देखो, Zn यानी जस्ता, और FeSO4 में Fe को ढूंढो कहां पर है, Fe नीचे है, आयरन। तो यहां पर Zn अधिक क्रियाशील, Fe कम क्रियाशील, तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देगा उसके लवण विलयन में से और खुद उसकी जगह जाकर जुड़ जाएगा। ये देखिए Fe को हटा दिया, अर्थात विकल्प नंबर 3 में विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इसे हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो अधिक क्रियाशील कम को हटाएगा, सक्रियता श्रेणी में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सी अभिक्रिया होगी कौन सी नहीं। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है, दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अर्थात P और Q मिल रहे हैं, P और Q हो गया अभिकारक, और बनने वाला पदार्थ R उत्पाद है, और जो बनने वाला पदार्थ R है इसकी बड़ी ही मीठी गंध है जिसका उपयोग हम परफ्यूम बनाने के लिए करते हैं। और आपको पता है मीठी गंध किसकी होती है, जी हां, एस्टर की। एस्टर वे रासायनिक यौगिक हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से बनते हैं। एस्टर की बहुत ही मीठी गंध होती है, इसलिए इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। एस्टर बनाने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अर्थात शब्द समीकरण हमारी सामने आ गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल दोनों क्रिया करेंगे और मृदु गंध वाला एस्टर बन जाएगा। इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं, अर्थात विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 15, जब ताजा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी पीएच पर क्या प्रभाव होता है। दूध दही में बदल रहा है तो हमें बताना है कि उसके पीएच में क्या परिवर्तन होता होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ताजे दूध से जब दही बनता है तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के किण्वन से लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, और शर्करा अम्ल में बदल जाएगी तो क्या होगा, खटास आ जाएगी। अतः यदि दूध का पीएच 6.5 या लगभग उदासीन है तो दूध से दही बनने पर पीएच मान उस अम्ल की उपस्थिति के कारण, उस लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण कम हो जाएगा। दही का पीएच मान 6.5 से कम होता है, लगभग 4.5। ये लीजिए पीएच तालिका भी आपको दिखाएगी। पीएच तालिका में देख लो, यहाँ पे दूध का बता रखा है कि दूध का पीएच लगभग उदासीन होता है 6.5, और जब उसकी लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदलती है तो उस लैक्टिक अम्ल के कारण खटास आ जाती है, और खटास आना बताता है कि पीएच घट गया है और दही का पीएच हो जाता है 4.5। तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 हमारा सही है। अच्छा, मालूम है दूध वाले क्या करते हैं, दूध वाले दूध फटे ना, आसानी से लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदले ना, इसके लिए दूध में मीठा सोडा मिला देते हैं, खाने का सोडा। इससे दूध आसानी से फटता नहीं है, पर ऐसे दूध को हम जमाने जाएंगे ना तो दही भी आसानी से नहीं जमता। चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पे। सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया से संबंधित है। लीजिए एक प्रयोग हम आपको दिखा रहे हैं। यह हमारे पास दो परखनलियां हैं, एक में AgNO3 का जलीय विलयन है, दूसरे में NaCl का जलीय विलयन, अर्थात पानी में घुला हुआ घोल। इन दोनों अभिकारकों को हमने एक तीसरी परखनली में मिला दिया। जैसे ही मिलाया, रासायनिक अभिक्रिया हुई और उत्पाद के तौर पे हमें NaNO3 का जलीय विलयन मिला और उसमें एक सफेद अघुलनशील ठोस अवक्षेप मिला AgCl सिल्वर क्लोराइड का। तो हम सबने पढ़ा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगर जलीय विलयन में अवलेय ठोस पदार्थ बने तो वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, जिसका उदाहरण और समीकरण आपके सामने लिखी हुई है। तो पहले तो समझ में आ गया कि यह रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब थोड़ा गौर से और देखो, इस अभिक्रिया में एक और चीज हो रही है। इसमें जो दोनों अभिकारक हैं जब ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो यहां इनके मध्य आयनों का लेन देन हो रहा है। ये देखिए कैसे हो रहा है, ये Ag है वो Cl के पास जा रहा है और बन रहा है AgCl, जबकि दूसरे अभिकारक में से Na पहले अभिकारक के पास आ रहा है और बन रहा है NaNO3। अर्थात यहां अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी है क्योंकि अवक्षेप बन रहा है और यहां आयनों का लेन देन हो रहा है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 और 3, ये दोनों सही ऑप्शन हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों, किस चीज से बचाना चाह रहे हैं। हमने देखा है कि बाजारों में जो पैकेट आते हैं उनमें हवा भरी हुई रहती है, चिप्स कम रहती है। तो हवा क्यों भरी जाती है और वो कौन सी हवा है, तो ध्यान से पढ़िए। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री
अगर लंबे समय तक खुली रखी रहे तो वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आकर वह उपचयित हो जाती है और उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देती है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात अगर खाने की चीजें, खासकर तेलीय चीजें जिन्हें तेल में से बनाकर निकाला गया है, जैसे चिप्स, अगर ये लंबे समय तक खुली रखी रहें तो इनका गंध, स्वाद और रंग सब बदल जाता है, काली हो जाएंगी, बदबू आने लगेगी, खाओगे तो खट्टा खट्टा स्वाद आएगा। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। और अगर इससे हमें अपने खाद्य पदार्थों को बचाना है तो क्या तरीका है कि उस खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस के साथ भर कर रख दो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस है जो खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करती। इसलिए आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। किस लिए भरते हैं? ताकि हमारा खाद्य पदार्थ अपचयित उपचयित ना हो, विकृत गंधी ना हो, उसका स्वाद और गंध खराब ना हो। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है 18वां। दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। दिखाई दे रही हैं आपको, 1 और 2। अब हमें बताना है कि P और Q क्या है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अर्थात धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से जुड़ जाती हैं, तो उन्हें हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अधिकांश धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं और अम्लों से क्रिया कर लवण बनाते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है एक धात्विक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु होती है, इसने अम्ल से क्रिया करी और लवण बन गया कैल्शियम क्लोराइड। तो अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो अम्लों से क्रिया करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसी धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, अर्थात उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। नीचे दिखा हुआ है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये अम्ल से भी क्रिया करके लवण बना रहा है, ये क्षार से भी क्रिया करके लवण बना रहा है, अर्थात इसकी प्रकृति उभयधर्मी है। तो जो P है वो केवल अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, अर्थात P क्षारीय प्रकृति का धात्विक ऑक्साइड है, और जो Q है वो अम्ल और क्षार HCl NaOH दोनों से क्रिया कर रहा है, अर्थात वो उभयधर्मी प्रकृति का धात्विक ऑक्साइड है। और विकल्प 4 सही उत्तर है। चलिए शीघ्रता से बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। आर एक सफेद पदार्थ है जो कि केक बनाने के काम में लिया जाता है। आर एक सफेद पदार्थ है, घरों में होता है सफेद पदार्थ, दानेदार, रवेदार, ठोस, जिसे हम केक और खमन और पापड़ और बाटी बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं। वो पदार्थ है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका उपयोग करते हैं हम खाद्य पदार्थों को मुलायम और स्पंजी बनाने में। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी है, दुर्गुण है। दुर्गुण क्या है कि जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह एक दूसरे क्षारीय लवण Na2CO3 में बदल जाती है, जिसे हम सोडा राख कहते हैं, और इसके कारण भोजन कड़वा हो जाता है। यह इसकी कमी है। इस कमी को दूर करना है तो हमसे कहा जाता है बार बार कि केक बनाने में बेकिंग सोडे की जगह बेकिंग पाउडर का उपयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि बेकिंग जो पाउडर है वो बेकिंग सोडा और एक खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। तो जब इसे गर्म करते हैं ना तो ये जो बनता है क्षारीय Na2CO3 इस अम्ल से उदासीन हो जाता है और खाद्य पदार्थ कड़वा नहीं होता। इसलिए हम बेकिंग सोडे की जगह क्या उपयोग में लेंगे आगे से? बेकिंग पाउडर। तो हमसे यही कहा गया कि आर एक पदार्थ है जिसे गर्म करते हैं तो एक दूसरा पदार्थ एस बनता है, ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो समझ में आ गया, आर है हमारा मीठा सोडा NaHCO3, जबकि एस है उसको गर्म करने पर बनने वाला सोडा राख Na2CO3, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। चलिए प्रश्न 20। जल के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या है। 1 मोल किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण विद्यमान होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं 6.023 × 10⁻23। इसी को हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो कोई भी आप अणु या यौगिक उठा लीजिए, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 × 10⁻23 ही होगी, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इसका विकल्प है या इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। चलिए प्रश्न क्रमांक 21। अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह विषैली है ओजोन, लेकिन ये मिलती कहां है? हमसे बहुत दूर। ओजोन परत के रूप में समताप मंडल में 20 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है।
अब हमें बताना है कि करती क्या है। तो ये ओजोन परत हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोक लेती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। अच्छा, बाकी किरणों को आने देती है, इंफ्रारेड को आने देगी जो पृथ्वी को गर्म करती है, विजुअल रेज यानी दृश्य प्रकाश को आने देगी जो देखने में मदद करती है, लेकिन परावैंगनी किरणों को वापस लौटा देगी, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगी और हम सुरक्षित रहेंगे। तो है हमारे लिए फायदेमंद। तो सही विकल्प आपको मिल गया होगा, विकल्प नंबर 1। चलिए 22वां प्रश्न है हमारे सामने। रहमान ने 2 परख नलियों में ताजा तैयार चूने का पानी लिया और इन पर का और खा चिन्हित किया। उसने का में स्ट्रो की सहायता से मुंह से हवा फूंकी, खा को उसी तरह रहने दिया गया। कुछ मिनटों में का के चूने का पानी दूधिया हो गया। देखिए उसने प्रयोग क्या करा। ये एक परख नली ली है ना, 2 परख नलियां ली और दोनों में उसने चूने का पानी ले लिया, इसमें भी चूने का, इसमें भी चूने का। एक को परख नली का नाम दे दिया और एक को खा दे दिया। और का में देखिए उसने स्ट्रॉ की सहायता से अपनी हवा, मुंह की हवा को डाला तो धीरे धीरे वो पानी दूधिया हो गया, दूध जैसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? चूने के पानी में अगर अपन अपनी हवा या वायु जो मुंह से निकल रही है उसे भेजें तो वह चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण है कि उस चूने के विलयन में मौजूद CaOH होल ट्वाइस हमारे मुंह से निकली कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बनाता है, उसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इससे हमें क्या बात साबित हुई? इससे यह बात साबित हुई कि जो हम वायु छोड़ते हैं निःश्वसन की क्रिया में, उच्छ्वास की क्रिया में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वही चूने के पानी को दूधिया कर देती है इस अभिक्रिया के द्वारा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23। हमारे मुख में जो तरल स्त्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है, वह क्या है? तो मुख में निकल रहा है, तो मुख में किससे निकलेगा? वो निकलेगा मुख गुहा के चारों ओर मिलने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से, जिन्हें हम उपकर्ण, अधोहनु और अधोजिह्वा ग्रंथियां कहते हैं। इससे जो तरल द्रव निकलता है, लार या लाला रस, उसमें 99% पानी, 1% में लवण, म्यूकस या श्लेष्म या चिकना बलगम तथा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम्स होता है। इसमें जो म्यूकस, श्लेष्म या बलगम है वो हमारे भोजन को नरम, चिकना और लसलसा बनाता है ताकि भोजन आसानी से आहार नाल में आगे बढ़ सके। और यही म्यूकस भोजन के स्वाद का भी अनुभव कराता है, जबकि एमाइलेज या टाइलिन भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट अर्थात पॉलीसैकेराइड को पचाने का काम करता है। तो हमें पता चल गया कि मुंह में जो तरल रस निकल रहा है, जो मुंह को गीला बना रहा है, भोजन को नम और लसलसा बना रहा है, वो वास्तव में लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार है। अगला प्रश्न, अग्नाशयी अर्थात पैंक्रेटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पचाने में सहायक है। आपको दिख रही है अग्नाशय ग्रंथि, जो सी आकार की ग्रहणी है, उसके बीच में अमाशय के नीचे एक पत्ती नुमा ग्रंथि है, उसे हम अग्नाशय कहते हैं। इससे निकलने वाले रस को अग्नाशयी रस या पैंक्रेटिक जूस कहा जाता है। वो ग्रहणी में जाता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज। ये भोजन में उपस्थित सभी जटिल पदार्थ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सबको पचा देता है। इसलिए अग्नाशय रस से निकलने वाले रस को हम संपूर्ण रस या कंप्लीट जूस भी कहते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें इतने सारे एंजाइम निकल रहे हैं जो भोजन के सभी जटिल पदार्थ को पचाते हैं, इसमें से वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स के आखिरी में इन लगा हुआ रहता है। तो इन कहां लगा हुआ है? इसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। विकल्प में देखो क्या दिख रहा है? विकल्प ट्रिप्सिन। जी हां, अग्नाशयी रस में निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम ही प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। 25 नंबर का प्रश्न, मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन व अनुशीतलन दाब क्या है? प्रकुंचन यानी संकुचन और अनुशीतलन यानी शीतलन दाब क्या है? तो हम आपको बहुत बढ़िया सा चित्र दिखा रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति के रुधिर दाब को नापा जा रहा है। इसमें बाएं हाथ की जो अपर आर्म है, भुजा, उस पर एक पट्टे को बांध दिया जाता है। यहां पर हमारी होती है ब्रेंकियल धमनी। ब्रेंकियल धमनी के द्वारा रुधिर दाब नापा जाता है। और ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है दाब नापने वाला, इसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर। अब देखिए, ये जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, देखो सिकुड़ रहा है ना, संकुचन की स्थिति, सिस्टोल, उस वक्त बहुत सारा रुधिर धमनियों और सिराओं में धकेला जाता है।
धमनियों में धकेला जाता है। जब धमनियों में रुधिर धकेला जाएगा तो धमनियों में दाब बढ़ जाता है, उसे हम उच्च रक्तदाब या संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 120 mmHg के बराबर होता है। और जब हमारा हृदय शिथिलन करता है, फैलता है, डिस्टॉल, उस वक्त धमनियों में रुधिर नहीं धकेला जाता। अब धमनियों में रुधिर नहीं धकेला जाएगा तो धमनियों में रुधिर दाब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? निम्न दाब 80 mmHg, जिसे हम शिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ब्रेंकियल धमनी और स्फिग्नोमेनोमीटर की मदद से हम रुधिर दाब को नापते हैं। जब हमारा हृदय संकुचन करता है उस वक्त दाब बहुत ज्यादा होता है, 120 mmHg, जिसे हम संकुचन दाब। जब हमारा हृदय शिथिलन करता है उस वक्त दाब कम होता है, 80 mmHg, जिसे हम शिथिलन दाब भी कहते हैं। तो हमारी दाब की परास हो गई 120/80 mmHg। गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? लीजिए, ये पत्ती हमने बता दी। इस आप जानते हैं पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर छिद्रयुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब हमने पत्ती पर लगा दी वैसलीन, ऊपर भी लगा दी, नीचे भी लगा दी, तो क्या होगा? ये सारे रंध्र उस वैसलीन के कारण बंद हो जाएंगे, उस मोम की पतली परत के कारण ढक जाएंगे। फिर क्या होगा? रंध्र जो काम कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। रंध्र के क्या कार्य हैं? रंध्र या स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। अर्थात रंध्र प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रियाओं में मदद कर रहा है गैसीय लेन देन के माध्यम से। अब रंध्र बंद हो गया, अब अपन ने उसके ऊपर वैसलीन या मोम की परत चढ़ा दी, तो यह काम नहीं हो पाएगा। दूसरा कार्य देखिए, रंध्र या स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वाष्प को बाहर निकालने का काम करता है। इससे पौधे को ठंडक मिलती है, आवश्यकता से अधिक पानी बाहर निकल जाता है। इस जल वाष्प के साथ कई सारे उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं और इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण रसारोहण होता है और पानी तथा लवण जड़ों द्वारा पौधों में पहुंचते हैं। अर्थात जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है वो भी नहीं होगी और वाष्पोत्सर्जन के साथ यानी जल की भाप के साथ जो विषैले पदार्थ बाहर निकल रहे हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो ये कोई सी भी क्रिया नहीं होगी जो रंध्र कर रहा है, अर्थात उपरोक्त सभी काम प्रभावित हो जाएंगे। विकल्प नंबर 4 हमारा सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले और 27वें नंबर के प्रश्न की ओर। सामान्यतया पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, इसका कारण है। देखिए, ये दिन का समय दिखाया जा रहा है, सूर्य दिख रहा है। इस वक्त देखिए पौधे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। सीधे हाथ तरफ दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन छूट रही है। वही तो बता रहा है कि पादप दिन के समय ऑक्सीजन और रात के समय, रात हो गया, चंद्रमा दिख रहा है, रात के समय देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सीधे हाथ तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन बड़ी बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों में है। अब हम आपको समझाते हैं। ये पत्ती है, लीफ, हरे रंग की, जिसकी ऊपरी और निचली सतह पर है रंध्र, स्टोमेटा। अब दिन के समय हम क्या होता है? दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश है उस वक्त पौधे श्वसन कर रहे हैं। समझिए, देखो, श्वसन दिन हो या रात 24 घंटे प्रतिपल कोशिकाओं में होता है और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही ली जाती है और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक और क्रिया पौधों की पत्तियों में चल रही है, वो है प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में श्वसन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन फिर श्वसन की क्रिया में ले ली जाती है। श्वसन में बनी CO2 प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है। तो सुबह और शाम के वक्त, सुबह और शाम की बात कर रहा हूं मैं, दोपहर की नहीं, सुबह और शाम के वक्त पौधे श्वसन में जितनी CO2 बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है, जितनी O2 बनती है वो श्वसन के काम में आ जाती है। लेकिन दिन के समय जब प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण तेजी से होगा, तो इन्हें अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये CO2 वायुमंडल से लेते हैं दिन के समय, और प्रकाश संश्लेषण की रफ्तार तेज है तो ज्यादा O2 बनेगी, तो श्वसन करने के बाद भी ऑक्सीजन बचेगी, वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ये लीजिए, तो दिन के समय पेड़ पौधों की पत्तियों में श्वसन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो रही है, अर्थात श्वसन की क्रिया में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के काम में आ रही है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर तेज है इसलिए दिन के समय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा श्वसन में ऑक्सीजन ज्यादा बनती है उसे बाहर निकाल देते हैं। और रात में क्या हो रहा है ये लीजिए, रात का बताते हैं।
ये पत्ती का दूसरा हिस्सा है निचला, जिसमें रात है। तो श्वसन तो भाई रात दिन होगा, चाहे पौधा हो या जंतु, कोई भी जीव हो, सभी जीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो दिन के समय भी पौधे श्वसन में ऑक्सीजन ले रहे थे, रात में भी पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही लेंगे, बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रात में सूरज नहीं है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो बनने वाली इसी CO2 को स्टोमेटा से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो रात्रि में क्या हो रहा है, पौधे श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण बाहर निकाल रहे हैं। तो रात्रि के समय ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो समझ लीजिए अच्छे से, पुनः बता रहा हूं, चाहे दिन हो या रात, चाहे पौधे हो या जंतु, सभी की कोशिकाओं में श्वसन होता है। श्वसन में ऑक्सीजन ही ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। लेकिन दिन के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन में बदल जाती है। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी की ऐसी बाहर निकल जाती है। इसलिए कहते हैं रात्रि के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड दम घुट सकता है, बेहोश हो सकते हो। तो हमें पता चल गया कि दिन के समय पौधे ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में ऑक्सीजन लेते CO2 छोड़ते हैं। क्यों, वो दिख गया। लेकिन हाँ, श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन ही लेंगे। चलिए, तो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर 2। हम बढ़ते हैं हमारे 28वें प्रश्न की ओर। क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण के कारण जाइलम पोत अर्थात जाइलम वेसल्स और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं? जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल। जाइलम वो वाहिकाएं या नलिकाएं हैं जो पानी को नीचे से ऊपर अर्थात जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ये लाल रंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो जाइलम वो संवहनी ऊतक है जो जड़ों के द्वारा अवशोषित हो जा रहे जल को नीचे से ऊपर अर्थात पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ताकि पत्तियां उस पानी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण कर सकें। अब उन्होंने कहा है कि जैविकीय संक्रमण हो गया, सूक्ष्म जैविकीय, यानी कोई सूक्ष्म जीव आकर उसने ये जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स और इन सबको ब्लॉक कर दिया। हो सकता है फंगस इन्फेक्शन लग गया, तो क्या होगा, अब पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, पानी जड़ों से पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएगा, पत्तियों को पानी नहीं मिलेगा, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगी और धीरे धीरे पौधा मर जाएगा। तो हमारी विकल्प सही 3 हो गया। जल द्वारा जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 29। साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है, इनमें से कौन सा है? तो पहले हम आपको बता दें कि एपिथेलियम या उपकला ऊतक होते क्या हैं। उपकला एक अत्यंत महीन चिकनी झिल्ली है जो शरीर की भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों पर आच्छादित होती है, छिलके की तरह। जैसे फल पे छिलका नहीं होता, ऐसे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं अंदर अंतरांग, उनके ऊपर एक पतला आवरण चढ़ा हुआ रहता है उपकला ऊतक का। इसका दूसरा रूप शरीर की कुछ खोखली नलिकाओं की भीतरी पृष्ठ को भी ढके रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारी खोखली नलिकाएं हैं, जैसे श्वसन नलिका जिसमें हवा आ जा रही है, रुधिर नलिका जिसमें रुधिर बह रहा है, मूत्र नलिका जिसमें से होकर मूत्र बाहर निकलेगा, जनन नलिकाएं, अंडवाहिनी जैसे जितनी भी हमारी खोखली नलिकाएं, उनकी आंतरिक दीवारों पर भी इस उपकला ऊतक का आवरण चढ़ा हुआ रहता है। अब इन बताना है कि इन चारों में से कौन सा उपकला ऊतक वर्णात्मक पारगम्य है। वर्णात्मक पारगम समझते हो ना, कुछ चुनिंदा पदार्थों को अपने में से आने जाने देता है। सल्की उपकला जिसकी कोशिका षटकोणीय या अष्टकोणीय होती है, यह पतली तथा पारगम उपकला है। अंतरांगों की बाह्य पृष्ठ तथा खोखली नलिकाओं की भीतरी सतह पर यह पाई जाती है। यह है सल्की उपकला, चपटी एपिथेलियम भी इसे कहते हैं। ये देखिए कितनी पतली है, पतली होने के कारण पारगम्य है, अपने में से पदार्थों को आने जाने देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रुधिर केशिका हमारी। ये धमनियों में से शुद्ध रुधिर आया और इस सिराएं अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं। धमनियां और सिराएं जिन पतली नलिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं उनको हम रुधिर केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, और इनकी दीवार मात्र चपटी या सल्की एपिथेलियम की एक ही परत की बनी होती है, जिससे क्या होता है, रुधिर में से उपयोगी पदार्थ निकलकर कोशिकाओं को और कोशिकाओं के उत्सर्जी पदार्थ निकलकर रुधिर में आ जाते हैं। तो ये चित्र भी हमें समझा रहा है कि जो चपटी या जो सल्की उपकला है वो वर्णात्मक पारगम्य होती है। हमारा उत्तर हो गया ए। मनुष्य में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, निषेचन में क्या होता है देख लीजिए, जंतुओं के मादा के अंडाणु
ये मादा युग्मक है, और नर के शुक्राणु ये नर युग्मक है, मिलकर एकाकार हो जाते हैं तथा नए जीव का सृजन करते हैं। इस क्रिया को ही हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चित्र में दिखाया जा रहा है, नर में बनने वाला नर युग्मक शुक्राणु सिर, गर्दन और पूंछ युक्त है, चल है, सक्रिय है, और मादा में बनने वाला मादा युग्मक अंडाणु आकार में बड़ा और अचल है। शुक्राणु गया मादा के शरीर में और अंडवाहिनी में, और वहां पर जाकर उसने अंडाणु को क्या कर दिया, भेदित कर दिया, और अंडाणु और शुक्राणु के दोनों के केंद्रक मिल गए। इसी को हम निषेचन कहते हैं, और बन जाता है युग्मनज, जो आगे चलकर भ्रूण और शिशु का निर्माण करेगा। तो निषेचन की क्रिया अर्थात शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की क्रिया, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया निषेचन है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हुआ। एक पारितंत्र में अपघटक का चयन करें। पारितंत्र समझते हैं? अरे हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी जीव रह रहे हैं, एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को तो हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें ढेर सारी आहार श्रृंखलाएं खाद्य जाल के रूप में चल रही हैं। तो इसमें अपघटक क्या है ये बताना। पहले तो अपघटक समझ लो क्या होते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, जो सभी मृत जीवों अर्थात वनस्पति और जंतु को उनके पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं। अर्थात जब कोई पौधा या जंतु मर जाता है तो उसे तोड़कर उसके मूल अवयवों या घटकों में बदल देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू होती है, जिसे सामान्य तौर पर सड़ने के तौर पर देखा जाता है। अपघटक प्रत्येक आहार श्रृंखला के अंत में पाए जाते हैं तथा मृत जीवों का अपघटन कर जैविक चक्रों को पूर्ण करते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि अपघटक कितने जरूरी हैं। पहली बात तो ये सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु या कवक, और ये सभी मृत पौधों और जंतुओं को मरने के बाद, चाहे पौधा हो चाहे जंतु, सभी को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, सूक्ष्म खंडों में तोड़ देते हैं, जिससे चक्र पूरा हो जाता है। ये देखिए, कार्बन चक्र चला था, यहां से पूरा हो गया, नाइट्रोजन चक्र चला, कैल्शियम फास्फोरस चक्र चला, वो चक्र पूरे हो जाते हैं इसी अपघटक के कारण। तो अपघटक आहार श्रृंखला के अंत में होते हैं, मृत जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं। तो अपघटक के रूप में क्या आ गए, सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक, और यहां पर कौन सा विकल्प दे रखा है अपघटक का, कवक। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। टिहरी तथा अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। निम्नलिखित में से उस सही कथन का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकता है। तो बांध आपको पता है, बांध बनते हैं पहाड़ों के बीच में बह रही नदी पर। ये पहाड़ों को ऐसे बांध देते हैं तो पानी रुक जाता है। ये देखिए, इस नदी का पानी रुक गया, ये बांध। अब अगर हम इसकी ऊंचाई बढ़ाएं तो क्या होगा, पीछे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, डूब क्षेत्र बढ़ जाएगा। और ऊंचाई बढ़ा दें इस बांध की तो क्या होगा, और डूब क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे डूब क्षेत्र बढ़ेगा क्या होगा, उस क्षेत्र के, ये यहां पर रहने वाले, उस क्षेत्र की सारी वनस्पति और जीव यानी पौधे और जंतु मर जाएंगे, उनका वास स्थान खत्म हो जाएगा। क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों को विस्थापित करना पड़ेगा, वहां से हटा के दूसरी जगह उनको बसाना पड़ेगा। वनों का कटाव होगा, पानी के कारण भूमि कट जाएगी, वन कट जाएंगे, लेकिन प्रदूषण नहीं होगा। तो हमारे यहाँ 1, 2 और 3 विकल्प सही हैं, ये दूसरे नंबर का हमारा सही उत्तर है। तो जब भी बांधों की ऊंचाई बढ़ाई जाती है, पानी का जमाव बढ़ता है, पीछे का क्षेत्र डूब क्षेत्र में चला जाता है, जिससे पौधे, जंतु, वन, सारी संपदाएं नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य और जंतुओं को वहां से विस्थापित करना पड़ता है, लेकिन प्रदूषण नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। चिपको आंदोलन में कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। वो कह रहे कि हमने पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे हमारे घर के सदस्य हैं, आप नहीं काट सकते। तो वो क्या करते थे, वे सभी उस पेड़ के चारों ओर लिपट जाते थे। महिला और बच्चों ने इसमें सर्वाधिक योगदान दिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? ऐसा करने का उद्देश्य था वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना, वनों और जंगलों को बचाने के लिए लोगों को उसमें सम्मिलित करना कि आपके हिस्से हैं, आप इन्हें बचाएं। चलिए 23 का विकल्प नंबर 1 सही है। हम आ जाते हैं हमारे 34वें प्रश्न की ओर। निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। अब हमें बताना है कि इसमें संतति नंबर 1 और संतति नंबर 4 का लिंग क्या होगा, वो लड़का होंगे कि लड़की। तो ध्यान से समझिए, XX अर्थात ये है मादा, XY ये नर है यानी पुरुष है, पिता हो गया, ये जनक हो गए।
इसमें बने युग्मक अर्धसूत्रीय विभाजन से। युग्मकों के निर्माण के वक्त गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। देखिए अंडाणु बन गए। मादा में बनने वाले युग्मकों को मादा युग्मक अंडाणु कहते हैं। दोनों अंडाणु एक जैसे होते हैं, दोनों में एक्स है। लेकिन नर में अर्धसूत्रीय विभाजन से जो नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आधे में एक्स गुणसूत्र है 50% में, और आधे में वाई लिंग गुणसूत्र है। अब जब एक्स वाला शुक्राणु एक्स वाले अंडाणु से मिलता है, भाई निषेचन की क्रिया हो रही है, शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, तो जब एक्स वाला शुक्राणु एक्स वाले अंडाणु से मिलता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? एक्स एक्स, अर्थात लड़की जन्म लेगी। और जब वाई वाला शुक्राणु एक्स वाले अंडाणु से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनता है एक्स वाई, अर्थात लड़का जन्म लेता है। अर्थात लड़की पैदा होगी या लड़का, ये महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों के शुक्राणु या बोल दीजिए वाई शुक्राणु निर्धारित करता है। तो क्या आ गया हमारा विकल्प? विकल्प नंबर 4 एक लड़की और चौथा संतान लड़का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फुर्ती से। प्रश्न क्रमांक 35, चित्र में दिखाए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। ये जंतु आपको दिख रहा है, सेंटीपीड, बहुत सारे पांव वाला। अब हमें पहचानना है कि ये किस वर्ग का सदस्य है, तो आपको हर वर्ग के लक्षण पता होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा या संधिपात, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ में सबसे ज्यादा जंतु आते हैं, इसे कीट पतंग वर्ग भी कहते हैं। पृथ्वी पर संधिपात की लगभग 2/3 जातियां हैं। यानी पृथ्वी पर मौजूद अगर सभी जीवों को 3 भागों में बांट दो तो 2 भाग आर्थ्रोपोडा के ही जानवर होते हैं। इसमें कीट भी सम्मिलित है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा रहता है। शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी कड़क रचना मिलती है। प्रायः सभी खंडों में पार्श्व की ओर संधि युक्त शाखांग या जोड़ीदार पांव होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, जल स्थल दोनों पर मिलते हैं। उदाहरण है तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, सतपाद, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी आदि। तो ये सतपाद है, सेंटीपीड है। इसमें ढेर सारे पांव आपको दिखाई दे रहे हैं जोड़ीदार। बस इसी से समझ जाओ, अगर जोड़ीदार पांव हैं, ऊपर का आवरण कठोर खोल के रूप में है और सिर, वक्ष और उदर में शरीर बटा हुआ है, तो वो किस वर्ग का प्राणी है? आर्थ्रोपोडा वर्ग का। चलिए तेजी से हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा है हमें, उर्वरक के संदर्भ में सही कथन है। अब उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक खाद को उर्वरक कहते हैं हम। उर्वरक कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति करते हैं। डालो और पौधे को वह पोषक तत्व मिल जाएगा, लेकिन इनके प्रयोग से कुछ दुष्परिणाम भी हैं। लंबे समय तक मिट्टी में बने रहते हैं ये, तो मिट्टी की उर्वरकता को भी खराब कर देते हैं, मिट्टी का क्षरण कर देंगे, है ना। और ये मृदा तथा जल को भी प्रदूषित करते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, सूक्ष्म जीव, केंचुए इत्यादि के लिए भी घातक हैं। तो जो किसान के मित्र हैं सूक्ष्म जीव, जीवाणु और केंचुए, उनको भी ये मार देते हैं। इसलिए अब हमें रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ रासायनिक खाद के ऊपर चित्र बने हुए हैं। DAP, NPK, ये इसे संपूर्ण उर्वरक कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों होता है। यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है। तो इतने सारे रासायनिक खाद बाजारों में थैलियों में पैक होकर आ रहे हैं, इन्हें कारखानों में बनाया जाता है। इनसे पोषक पदार्थ तत्काल पौधे को मिल जाते हैं, लेकिन इससे प्रदूषण होता है, मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता घटती है। तो हमें सही कथन को चुनना है। अब इसमें से सही कथन क्या है? उर्वरक पहला, ये व्यावसायिक तौर पर निर्मित है, व्यावसायिक तौर पर यानी कारखानों में, ठीक है, ये इनकी पूर्ति करते हैं NPK की। उसके बाद प्रश्न क्रमांक है, ये चौथा नंबर का सही है, ये उत्तम वनस्पति वृद्धि को सुनिश्चित करते हैं और स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करते हैं। यानी जैसे ही डालोगे पौधा तेजी से वृद्धि करने लगेगा। लेकिन ये जैविक पदार्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाते नहीं है, बल्कि ये मिट्टी की जलधारण क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला और चौथा विकल्प सही है, पहला और चौथा अर्थात तीसरे नंबर का। चलिए शीघ्रता से हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 37 की ओर। प्रश्न क्रमांक 37, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल का निर्माण करता है? देख लीजिए, अंतः कंकाल यानी शरीर के अंदर का ढांचा जो हड्डियों का बना होता है, और बाह्य कंकाल, ये देखिए बाह्य कंकाल दिखाई दे रहा है, जो शरीर के बाहर होता है, जानवरों के ऊपर रक्षात्मक आवरण के रूप में चढ़ा हुआ रहता है, जैसे सीपी और घोंगे का आवरण। अब देखिए, अंतः कंकाल एवं बाह्य कंकाल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण ही हड्डियां कठोर होती हैं। इसी प्रकार बाह्य कंकाल, जिसे कवच कहते हैं, यह भी अस्थियों के समान कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण का ही बना होता है, जैसे घोंगे और सीपी का बाह्य कंकाल।
कुल मिला के चाहे शरीर के अंदर मिलने वाला अंतः कंकाल हो, चाहे शरीर के ऊपर का कवच बाह्य कंकाल, इन दोनों में ही कार्बोनेट के लवण होते हैं। और कौन सा कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे COCO3 भी कहते हैं, या भाषा में समझा चूना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसी चूने का हमारा हड्डियां या अस्थियां और बाह्य कंकाल बना है। ये चूने के बने हैं, इसलिए ये अम्लों में घुल जाते हैं। चलिए, हमें पता चल गया सही उत्तर हमारा कंकाल किसका बना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण CaCO3। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? अब ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या है उसे समझें। जैव अर्थात जीव, जैव का मतलब है जीव से जो जिंदा है, चाहे पौधे हो चाहे जंतु, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। और विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं, वेरिएशन, अलग अलग प्रकार। तो जैव विविधता का पूरा मतलब क्या हो गया? जीव की विभिन्नताएं अर्थात जीव के विभिन्न प्रकार। तो जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या विशेषताएं ही जैव विविधता है। इसमें जीव, जंतु, पक्षी, पादप, दूसरे जानवर सभी जैव विविधता में आते हैं। अर्थात सामान्य और सरल भाषा में लिखा जाए तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का पाया जाना ही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है। ये लीजिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और इसमें देखिए कितने प्रकार के पौधे हैं इस पृथ्वी पर, कितने प्रकार के जंतु हैं, मछलियां, पक्षी, कीड़े मकोड़े, चौपाए जानवर, कई तरह के पौधे। तो इसी को कहते हैं जैव विविधता। और यह हाथ नीचे रखा हुआ बता रहा है कि हमें अपनी जैव विविधता को बचाना है, सुरक्षित करना है, क्योंकि हम मनुष्य भी जैव विविधता का ही एक भाग या हिस्सा हैं। तो इसमें ए सही है, सारी प्रजातियां आ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले और 39 यानी 39वें नंबर के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 39। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है, यानी साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है एक गांव में। इस गांव के लोगों को कौन सी बीमारी फैलने की संभावना है? तो आप जानते हैं कि दूषित पानी के सेवन से चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियां, टाइफाइड, बुखार आदि रोग हो सकते हैं। गर्मी व बरसात के दिनों में इनके होने का खतरा ज्यादा होता है। अर्थात दूषित पानी पीने से पेट के रोग ज्यादा होंगे। और सबसे पहले जो होगा टाइफाइड और पीलिया के पहले, वो होगा हैजा। यहाँ हैजा या कॉलरा का चित्र में क्या होगा? वोमिटिंग होगी, आपको उल्टियां आएंगी, कुछ खाओगे पानी पियोगे वो भी निकल जाएगा। लो ब्लड प्रेशर, बीपी गिर जाएगा, दस्त, डायरिया, बार बार पतले पानी वाले दस्त आएंगे, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। आपको प्यास बहुत लगेगी, इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास लगेगी, आपका वजन घट जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। इतने सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे, उसे हम कह देंगे हैजा। विकल्प नंबर 4। अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार या चारे का कार्य करते हैं, यानी पेड़ पौधों को कौन खाता है? जानवर ही खाते हैं ना। तो पेड़ पौधे जानवरों के लिए क्या है? पशुओं के लिए क्या है? चारा है। अब हमें बताना है कि इन नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चारा जानवरों के लिए कौन सा है? मूंगफली, सेम, बरसीम, चना। तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, बरसीम। बरसीम चारे की वार्षिक फसल है। इसकी खेती अधिकांशतः सिंचित उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में, यानी जहां पानी और गर्मी होती है, जहां पानी बहुत है और गर्मी है, वहां इसको उगाया जाता है और भैंस तथा अन्य पशुओं को चारे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बरसीम का पौधा 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। बरसीम फसल की उच्च गुणवत्ता के कारण इसे चारे की फसल का राजा कहा जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। बरसीम में प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बरसीम जानवरों के लिए एक मुख्य चारा है, जिससे जानवरों को सभी पोषक पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं, उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 41। चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह XY पर रखे एक घर्षण रहित द्विआनत तल AOB पर विचार करें। कांच की गोली आनत तल OA पर बिंदु P से छोड़ी जाती है और यह OB पर H ऊंचाई तक पहुंचती है। समझ लो, बहुत आसान है। ये एक सतह है और एक आनत तल। आनत तल यानी लकड़ी का, काय का भी बना लिया, घर्षण रहित, चिकना बिल्कुल बना लिया। अब यहां से एक बॉल छोड़ी जाती है, P से छोड़ी एक बॉल, तो ये कहां तक जाती है? ये यहां जाएगी, टकराएगी, फिर ऊपर चढ़ेगी तो ये O तक जाती है, यानी जहां से छोड़ी है ना उसी ऊंचाई तक चली जाती है। अब इनने पहुंचाएगी, इस आनत तल को हम और झुका दें तो अब गेंद कहां तक जाएगी? और झुका दो तो गेंद कहां तक जाएगी? तो ये आने वाला चित्र आपको ये सभी बातें बता देगा। ये लीजिए, गति के नियम के अनुसार किसी घर्षण रहित आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती हुई गेंद अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, जो उसे दूसरे आनत तल पर समान ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करती है। यदि इस आनत तल को क्रम से झुकाया जाए, जैसा चित्र में दिख रहा है, तो गेंद अधिकतम दूरी तय कर समान ऊंचाई तक ही पहुंचेगी। यदि आनत तल को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए तो यह गेंद उसी ऊंचाई तक पहुंचने के प्रयास में अनवरत लगातार लुढ़कती ही रहेगी, लेकिन शर्त क्या है? गेंद पर कोई बाह्य बल नहीं लगना चाहिए।
गति का प्रथम नियम। तो गेंद अगर आपने छोड़ी है और आनत तल कैसा भी है, ये तीनों ही स्थितियों में समान ऊंचाई तक ही पहुंचेगी, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो गोली को पुनः उसी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। गोली द्वारा पहुंची ऊंचाई, चौथे नंबर का विकल्प सही है, तल की सभी स्थितियों में समान होगी। चलिए, क्योंकि बाह्य बल नहीं लग रहा है। प्रश्न क्रमांक 42। एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर ऋण 2.5 डी क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकाश तथा फोकस दूरी होगी क्रमशः। इसे तो हल करना पड़ेगा। लीजिए हल। लेंस की क्षमता P दे रखी है, ऋण 2.5 डी यानी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी f हमें ज्ञात करना है। हम लेंस की क्षमता का सूत्र जानते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f, यानी लेंस की क्षमता बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम, उल्टा मीटर में। तो ये लिख दिया हमने सूत्र, P बराबर 1/f मीटर में। अब हमने सूत्र में P की जगह क्या रख दिया, P दे रखा था, ये रख दिया ऋण 2.5, और इसको ऐसे ही रहने दिया, ये ज्ञात करना है। अब f को क्या करेंगे हम, ये देखिए f को तो हम यहाँ पे ले आए ऊपर की तरफ, और 2.5 जो था वो 1 के नीचे चला गया, ये बन गया। अब 1 में 2.5 से भाग लगाओ, आप भाग लगाओ, ये दशमलव हटा दो तो 1 0 बढ़ जाएगी। फिर 25 से 10 में भाग नहीं जाता तो आप पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी। अब 25 का भाग देना, 25 चौक 100, तो क्या आ जाएगा 0.4, वो भी ऋण का। अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये तो मीटर में दे रखी है, आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो कितने का गुणा कर दोगे, 0.4 में 100 का गुणा कर देना। तो 0.4 में 100 का गुणा, ये लीजिए, एक अंक बाद दशमलव था तो ये कट जाएगा दशमलव और ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमें आसानी से यहां पर हमने फोकस दूरी निकाल ली। कितनी आ गई लेंस की फोकस दूरी, ऋण 40 सेंटीमीटर। और ऋण यह बताता है कि यह लेंस अवतल लेंस है। अवतल लेंस या अपसारी लेंस है, इस प्रकार का लेंस जिसकी दोनों सतहें अंदर धसी रहती हैं। यह क्या करता है, समानांतर आ रहे प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसकी क्षमता हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। तो हमें फोकस दूरी भी पता चल गई और यह भी पता चल गया कि यह लेंस एक अवतल लेंस है। उत्तर नंबर 1। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है। इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तीनों भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, यह भी प्रश्न है। ये लीजिए, देखिए समझिए, बहुत सरल है। क्या करा, एक तार था ये लंबा वाला गोल बेलनाकार, और इसका प्रतिरोध था 18 ओम। इसको 3 बराबर भागों में काट दिया, 1 2 3। तो आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबे तार का प्रतिरोध कम, छोटे तार का प्रतिरोध, लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा और छोटे तार का प्रतिरोध कम। अब हमने लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा था, कितना था, 18 ओम, और इसे हमने छोटे कर दिया तो प्रतिरोध कम होना चाहिए। 3 बराबर हिस्सों में बांटा है तो अगर लंबाई 1/3 करोगे तो प्रतिरोध भी 1/3 हो जाएगा। 1/3 कर दो तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो अगर 18 ओम के एक लंबे तार को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध आ जाएगा 6 ओम। अब बाकी कैलकुलेशन यहां पे दिखाई दे रही है, क्या हो गया, ये हो गया 6 ओम। अब हमने पार्श्व क्रम संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन भी कह रहे हैं, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एक साथ एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर एक साथ बांधा जाता है, रेल की पटरी की तरह। ये बन गया परिपथ। अब हमें इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये फार्मूला होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध निकालने का, 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3। मान रख दिए, r1 r2 r3 के 6 होते हैं, है ना। अब इनका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने पर 1/r 3/6 भाग लगा दिया, 1/r 1/2। अब पलट दिया, 1/r, r को ऊपर ले गया तो ये भी पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, उत्तर आ गया 2 ओम। तो इस प्रकार जैसा प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से चलें तो हमारा उत्तर आएगा 43 का विकल्प नंबर 1, 2 ओम। प्रश्न क्रमांक 44। एक धावक r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगा रहा है, t सेकंड का समय लेता है, तो धावक की चाल निकालना है। ये लिखिए, एक ये वृत्ताकार पथ है और ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी ये r है, और इस पर ही चक्कर लगा रहा है। यहां से शुरू करता है चक्कर लगाना, 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 4, ऐसे कुछ 5 चक्कर लगाता है, और 5 चक्कर लगाने में उसे टी समय लगता है। तो 5 चक्कर लगाने में उसने कितनी दूरी तय करी, डी या एस निकालना है। बहुत सरल है, ये लीजिए उत्तर आपके सामने आ गया। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या
त्रिज्या दे रखी है r, ये लीजिए त्रिज्या दे रखी है, तो इस वृत्त की परिधि आप निकाल सकते हैं ना। इसकी परिधि हो जाएगी 2πr, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr जो वृत्त की परिधि है, ये एक चक्कर में चली गई दूरी है। ऐसे वो कितने चक्कर लगा रहा है? 5। तो 2πr में 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5 चक्कर में उस धावक द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 10πr। लगा समय t। अब निकालना है चाल, तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल दूरी ऊपर रख दी 10πr बटा समय नीचे रख दिया t, तो धावक की चाल आ जाएगी 10πr अपॉन t, विकल्प नंबर 2। चलिए, कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? ध्यान दीजिए, पिंड एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल अर्थात समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। अगर पहले सेकंड में वो 50 मीटर चलता है तो दूसरे सेकंड में भी वो 50 मीटर, तीसरे में भी 50, चौथे में भी 50 और 5वें सेकंड के अंत तक भी वो 50 मीटर ही चलेगा। इस प्रकार कुल 5 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 5 गुणा 5 250 मीटर। चलिए देखिए, प्रत्येक सेकंड में एक समान चाल से चल रहा है और हर सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर है, तो चाल क्या हो जाएगी उसकी? 50 मीटर प्रति सेकंड। हर सेकंड में 50 मीटर, तो चाल आ गई 50 मीटर प्रति सेकंड। अब 5 सेकंड में कितनी चलेगा? पहले में भी 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, चौथे में 50, 5वें में भी 50, तो कुल दूरी चलेगा वो 250 मीटर। कितना इजी आंसर है ना? अरे इसको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ये पहले में चला, पहले सेकंड में 50, फिर दूसरे सेकंड में भी 50, फिर तीसरे सेकंड में भी 50, फिर चौथे सेकंड में भी 50 और 5वें सेकंड तक भी 50। ये लीजिए, इन सबको जोड़ लो तो कितने आएंगे? 250 आएंगे ना। पहले सेकंड से लेकर 5वें सेकंड तक कुल दूरी उसने चली 250 मीटर। विकल्प नंबर 4 हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 46 की ओर। किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है? दर्पण की पहचान करना है। तो आप सभी जानते हैं, अवतल दर्पण द्वारा, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। तो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक बनता है, तो वह दर्पण है केवल अवतल। L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता ρ को व्यक्त किया जा सकता है, यानी ρ का सूत्र क्या होगा ये बताना है। ये लीजिए, चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, प्रतिरोध R, ये तीनों चीजें हमें दे रखी हैं। अब आप जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, अरे पढ़ा है हमने कि जो R होता है प्रतिरोध, R जो है प्रतिरोध, वो हमेशा लंबाई के समानुपाती होता है। ये देखिए, ये लंबाई के समानुपाती और मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यानी लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, लंबाई घटती है तो प्रतिरोध भी घटता है, समानुपाती। लेकिन ये उल्टा है, अगर तार मोटा होगा ना तो प्रतिरोध कम हो जाता है, तार पतला तो प्रतिरोध ज्यादा। अब इन दोनों को मिला दो एक साथ तो ये फार्मूला बन जाएगा R, ये वाला L ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ये देखिए, L समानुपाती तो L ऊपर, A व्युत्क्रमानुपाती तो A नीचे। अब ये समानुपाती का आप चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह एक संकेत आ जाएगा इस प्रकार का, जिसे अपन रोह कहते हैं। तो यहाँ पर रोह आ जाएगा और रोह L बटा A। अब अपने को रोह निकालना है तो रोह को एक तरफ ले जाइए, A ऊपर R के पास चला जाएगा, L नीचे, तो रोह का फार्मूला आ गया, रोह बराबर RA बटा L। यहाँ पर रोह चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। प्रश्न क्रमांक 48 आ गया हमारे सामने। निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? जड़त्व समझते हैं? जड़त्व अर्थात ये जड़त्व, ये गति का प्रथम नियम है कि हर वस्तु अपनी मूल स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील नहीं रहना चाहेगी। तभी तो आपको उसको गतिशील करने के लिए बाहर से बल लगाना पड़ता है, अपने आप गतिशील नहीं होती। और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, विराम में नहीं आएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये है जड़त्व का, गति का प्रथम नियम।
स्थिर है तो वस्तु स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। अब जड़त्व किस पर डिपेंड करता है पता है? जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भार पर निर्भर करता है। लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स विद ए ग्रेटर मास हैव मोर इनर्टिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। अर्थात वस्तु भारी है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा और उसको उसके जड़त्व में परिवर्तन करने के लिए उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और वस्तु अगर हल्की है तो उसका जड़त्व कम होगा, उस पर लगने वाला बल भी कम होगा। तो जड़त्व किस पर निर्भर कर रहा है? विकल्प नंबर 4 पर। वस्तु जितनी भारी उसका जड़त्व उतना ही अधिक, उसके जड़त्व परिवर्तन के लिए उस पर लगने वाला बल भी उतना ही अधिक। अर्थात बड़ी गेंद को सरकाना के लिए ज्यादा बल लगेगा, छोटी गेंद को सरकाने के लिए कम बल लगेगा। चलिए, निम्नलिखित सारणी 4 वस्तुओं ए बी सी डी द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेकंड में तय की गई दूरियां निम्न सारणी में दी गई। 4 वस्तुएं ए बी सी डी, 4 कार मान लो। अब ये चल रही हैं, पहले सेकंड में कुछ अलग मीटर चलती हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अब हमें बताना है कि इन चारों कारों में से कौन सी कार एक समान गति से चल रही है। एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी यह गति एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। चित्र यहां पे दिखा दें हम। ये लीजिए, कार चल रही है, 0 से चलना शुरू हुई तो 0 से पहले सेकंड तक भी उसने 10 मीटर की दूरी तय करी, फिर अगले दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10। तालिका में देखो, तालिका में पाएंगे कि जो सी नंबर की कार है वो हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, समान समय में समान दूरी चल रही है, अर्थात एक समान चाल से चलने वाली कार है सी। विकल्प नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 50, 10 एन अर्थात न्यूटन, न्यूटन का संकेत एन होता है, यह बल को नापने का ऐसा ही मात्रक है। 10 एन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया है, वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है, बल द्वारा किया गया कार्य है। ये लीजिए, वस्तु पर लगाया गया बल 10 न्यूटन, ये बात दे रखी है, एफ कहते हैं बल को अपन, और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, विस्थापन को अपन एस कहते हैं, वो भी दे रखा है 2 मीटर। अब बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है डब्ल्यू, तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, अर्थात W बराबर F इंटू एस। तो W बराबर F की जगह रख दो बल 10 न्यूटन, S की जगह रख दो विस्थापन 2 मीटर, टोटल आ गया कार्य 20 जूल, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य 20 जूल। विकल्प नंबर 3 सही है। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई चालक ए बी चुंबक M के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता वो बताना है। यानी 4 में से 3 बातें सही हैं, एक बात गलत है, उसे अलग करना है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र बिल्कुल हमारी विद्युत मोटर की तरह है। विद्युत मोटर जो एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी से काम करवाती है। जैसे आप इसमें बिजली दोगे घूमने लगेगी, ठीक है। अब ये जो है विद्युत मोटर जो बिजली देने पर घूमती है, काम करती है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है। कैसे काम करती है देखिए, हम समझाते हैं गौर से। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र NS, ये चुंबकीय क्षेत्र NS, चुंबकीय क्षेत्र ये दिखाती है हमारी इंडेक्स फिगर, तर्जनी, और ये है विद्युत धारा की दिशा। ये लीजिए विद्युत धारा की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है हमारी मध्यमा। और इस पर बल कैसे लगेगा? अब बल कहाँ लगना चाहिए वास्तव में? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ऊपर। तो लीजिए ऊपर की तरफ बल लग रहा है और वस्तु इस प्रकार वामावर्त, यह बोल दीजिए घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए आप, अब अगर इसमें अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा दें तो ये और तेजी से घूमने लगेगी। अर्थात अगर यहां पर हम इस छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित करें जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखी है, तो ये हो गई छड़, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हिलेगी, आगे पीछे जाएगी, दोलन करेगी। जैसे आप विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे ज्यादा तेजी से दोलन करेगी और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार दोलन करेगी। अच्छा, अगर विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए, अभी विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार है, ऐसे ऐसे बह रही है विद्युत धारा DCBA, तो ये इधर घूम रहा है। अगर विद्युत धारा की दिशा बदल दें, अर्थात विद्युत धारा की दिशा ऐसे कर दो, ऐसे, अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र N से S वो तो बदलेगा ही नहीं, और ये विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ, ये विद्युत धारा की दिशा। अब बल कहाँ लगेगा? इस पे ऊपर की तरफ बल इधर लगेगा, तो अब किधर घूमेगी? ये जो आर्मेचर है, ये छड़ है जो अब इस दिशा में घूमेगी, पहले इधर घूम रही थी। तो ये सभी बातें तो मैंने आपको बता दी कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो है AB नाम का जो चालक है ये चुंबकीय क्षेत्र N में हिलने लगेगा, दोलन करेगा।
विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे तो तेजी से दोलन करेगा, विद्युत धारा की दिशा बदलोगे तो इसके दोलन करने की दिशा भी बदल जाएगी। पहले पास आ रहा था चुंबक के, हो सकता है कि अब ये दूर जाने लगे। ये बिल्कुल विद्युत मोटर की तरह काम करेगा और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का पालन करेगा। तो इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है, यहां दाहिने हस्त नियम के बारे में कहा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 ये रहा हमारे सामने। लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल खोजा था। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इससे वस्तु के भार में आभासी कमी हो जाती है तथा वस्तु द्रव की सतह पर तैरने लगती है। गौर से देखिए, ये बहुत अच्छा चित्र मैंने आपको दिखाया। ये यूरेका है, ये पानी से भरी हुई है और ये इसके ऊपर एक हमने लोहे का एक वस्तु है वो टंगी हुई है, इसका वजन है 7 LB। ठीक है, इसे हमने पानी में डाला। अब जब इसको हमने पानी में डाला तो इस वस्तु ने अपने आकार के बराबर पानी को बाहर निकाला। इसको हमने इकट्ठा कर लिया और इसे नपना ग्लास की मदद से नाप लिया। ये 3 LB वाटर था। तो जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वस्तु अपने आकार के बराबर पानी को हटाती है। वो उतना ही पानी होता है जितना वस्तु के भार में कमी हुई है। 3 LB पानी हटाया तो इसका भार भी देखिए 3 LB कम हो गया, 7 से 4 आ गया और यही उत्प्लावन बल कहलाता है 3 LB। तो जब किसी वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो उस पर पानी ऊपर के एक बल लगाता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये बल वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है, देखिए है ना बराबर। और इसी उत्प्लावन बल के बराबर वस्तु के भार में आभासी कमी हो जाती है। वास्तविक कमी नहीं होती, वास्तविक तो 7 ही है, लेकिन पानी में डालने पर आभासी कमी हो जाती है। इससे वस्तु तैरने लगती है। कैसे तैरने लगती है उसे भी समझिए। देखिए, अगर उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम है, देखो वस्तु का भार ज्यादा है अभी भी 4 और उत्प्लावन बल कम है 3, तो वस्तु डूब जाएगी जैसा पानी में दिख रहा है। अगर भार ज्यादा है और उत्प्लावन बल F कम है और वस्तु का भार ज्यादा है तो डूब जाएगी। और अगर दोनों बराबर होते, ये भी 4 LB होता और ये भी 4 LB होता, उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों बराबर होते, 4 होते, तो मालूम है वस्तु कहां तैरती? ये वस्तु पानी की सतह के नीचे तैरती। और अगर उत्प्लावन बल जो नीचे से वस्तु पर ऊपर की ओर लग रहा है ये ज्यादा होता, ये 4 होता या 5 हो जाता और ये 4 ही रहता, उत्प्लावन बल ज्यादा वस्तु का भार कम, तो वस्तु पानी की सतह पर तैरती। तो इसका सही विकल्प है 4, विस्थापित जल के भार के बराबर, जितना पानी उस वस्तु ने हटाया उसके भार के बराबर उत्प्लावन बल द्रव द्वारा वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाएगा। 53, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। 0.1 C यानी कूलॉम का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य है। लीजिए हल। विभवांतर V दे रखा है यहां 2 वोल्ट, आवेश की मात्रा Q दे रखी है 0.1 C यानी कूलॉम, आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलॉम होता है। किया गया कार्य W निकालना है। तो पहले तो आपको विभवांतर का सूत्र पता होना चाहिए। विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश, अर्थात V बराबर W बटा Q। तो इससे W का सूत्र बन जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, बना सकते हो ना, V बराबर W अपॉन Q से W का सूत्र बनाना है तो ये V और Q का गुणा हो जाएगा। अब V का मान रख दो 2, विभवांतर है ये वोल्ट, और Q यानी आवेश 0.1 कूलॉम, गुणा कर दो 0.2 जूल, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा किया गया कार्य 0.2 जूल, ये वाला, यहाँ दशमलव और लगा लेना है ना, 0.2 जूल, विकल्प नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 54 का प्रश्न हमारे सामने आ गया। क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ के लघु पतन में विद्युत धारा अकस्मात, लघु पतन को अंग्रेजी में हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जब परिपथ में विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाए, या फिर हमारे जो तार है ना वो पुराने हो जाते हैं तो इनके ऊपर जो प्लास्टिक का खोल है ना वो चटक जाता है, हट जाता है। उससे क्या होगा? या तो तार पुराना हो जाए, उसके ऊपर प्लास्टिक का खोल चटक जाए, या बहुत अधिक विद्युत धारा आकर बहे और ये प्लास्टिक का खोल पिघल जाए, तो फेस और न्यूट्रल के तार आपस में जुड़ जाएंगे, फेस और न्यूट्रल के तार आपस में जुड़ जाएंगे। तो इससे परिपथ का लघु पतन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसके कारण घर में आग लग सकती है, परिपथ जल सकता है और घर के बिजली के सामान भी खराब हो सकते हैं। बचाना है तो क्या करें? बचाना है तो फ्यूज तार का इस्तेमाल करें।
जब ऐसी अचानक बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आएगी ना घर में, तो घर के दरवाजे पे ही लगा है फ्यूज, ये फ्यूज तार पिघल कर टूट जाएगा और वह उच्च सीमा वाली विद्युत को हमारे घर में नहीं आने देगा और हमारा घर शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा। तो किसी विद्युत परिपथ के लघु पतन में विद्युत धारा अकस्मात, विकल्प नंबर 3 सही है, अधिक हो जाती है, क्योंकि विद्युत तार और उदासीन तार यानी फेस और न्यूट्रल एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और आग लग जाती है। क्रिकेट की किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की सही स्थिति को दिखाएगा? ये लीजिए, गेंद हम नीचे से कहां फेंक रहे हैं? ऊपर। तो जब ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिससे वस्तु का निश्चित ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगी। ऊर्जा का यह परिवर्तन एक समान दर से होता है। समझिएगा जो बात लिखी हुई है, हमने गेंद नीचे से ऊपर फेंकी तो शुरू में गतिज ऊर्जा ज्यादा थी, तभी तो गेंद ऊपर जा रही थी। गई, जैसे जैसे गेंद ऊपर जाएगी गतिज ऊर्जा कम और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और बीच में एक स्थिति ऐसी आएगी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएंगी। फिर अभी तो गेंद अभी भी ऊपर जा रही है, फिर धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और गेंद वहां जाके अधिकतम ऊंचाई पे जाके रुक जाएगी। तो जब हम गेंद को फेंकते हैं तो गेंद की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है, गेंद की रफ्तार कम होती जाती है। जब सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो गेंद वहां पर जाके रुक जाएगी, और ये परिवर्तन एक समान दर से होता है। जितनी गतिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। चूंकि ये परिवर्तन एक समान दर से होता है इसलिए बिल्कुल सीधा और तिरछा ग्राफ बनेगा, अर्थात हमारा विकल्प बी या 2 सही है। अगर ये कहते कि नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे आ रही है तो बताइए कौन सा ग्राफ बनता? जी हाँ, ये एक समान दर से स्थितिज ऊर्जा पहले गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती, फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती। लेकिन हमसे केवल नीचे से ऊपर फेंकी गई बात को बताना है, तो हमारा उत्तर आ गया बी। एक समान दर से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, जब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो गेंद वहां जाके रुक जाएगी। प्रश्न क्रमांक 56, 56वें नंबर का प्रश्न। प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है, किरण मुड़ जाती है, तो ये क्या हो रहा है? इस घटना को क्या कहते हैं? लीजिए, हमने उस घटना का पूरा चित्र भी आपको बना दिया। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा प्रकाश की चाल में परिवर्तन से होता है। प्रकाश की चाल कम या ज्यादा हो जाए ना तो प्रकाश मुड़ जाएगा। जब किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो चाल के कम हो जाने से वह अविलंब की ओर झुक जाती है, तथा सघन से विरल माध्यम में जाती है तो चाल के बढ़ जाने से अविलंब से दूर हट जाती है। आप तो चित्र में देखिए क्या हो रहा है। यह हवा है, हवा विरल होता है और जल में जा रही है, जल सघन है ना, हवा में कण दूर दूर होते हैं इसलिए वायु विरल माध्यम है, जल में कण पास पास होते हैं इसलिए जल सघन माध्यम है। अब किरण वायु से गई जल में, विरल से गई सघन में, तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, प्रकाश की गति धीमी पड़ जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगा। देखो अविलंब की ओर मुड़ गया। अब आगे बढ़ो, अब जल से जा रही है कांच में। अब जल और कांच की तुलना करो, यहां पे अपवर्तनांक भी दे रखा है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, जल का 1.33 और कांच का 1.5। तो इन जल और कांच में अगर आप तुलना करेंगे तो अब जल विरल माध्यम हो गया जबकि कांच हो गया सघन, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, कांच में कण बहुत पास पास है। अब क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण जा रही है जब ये जल से कांच में जाएगी तो उसकी रफ्तार और कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा सघन माध्यम है तो ये अविलंब की ओर और मुड़ेगी। और जब ये वापस बाहर निकलेगी हवा में सघन से विरल तो इसे स्वतंत्रता मिल जाएगी, इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी और यह विलंब से दूर हटेगी। तो हमसे यहाँ की स्थिति पूछी है, कहाँ की? एक यहाँ की और एक यहाँ की है। जब जल से वायु से जल में जाएगी तो वायु से जल में जा रही है देखो तो भी अविलंब की ओर मुड़ रही है और या झुक रही है, और जल से कांच, ये जल से कांच में जा रही है तो भी अविलंब की ओर मुड़ रही है या झुक रही है। तो दोनों ही स्थितियों में ये अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में वो विरल से सघन में जाएगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 57, किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग एओ बिंदु ओ पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित होती है, तरंग ओबी के अनुदिश परिवर्तित होती है, चित्र में दर्शाए कोणों के बीच का सही संबंध है। इस चित्र को गौर से देखें तो कुछ याद आ रहा होगा, यह चित्र परावर्तन का है। प्रकाश या ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश लौटे तो प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि टकराकर लौटे तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि जब टकरा के लौटती है ना तो हमें बार बार सुनाई देती है, उसे हम इको या प्रतिध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन के नियम एक जैसे हैं। यदि परावर्तन
कि सतह पर एक लंब खींचा जाए तो उससे बनने वाले आपतन और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये लीजिए, ये सतह, ये इस पे अभिलंब, ये आपतित किरण, ये वापस लौटने वाली परावर्तित किरण या ध्वनि, और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, 2 और 3। तो हमेशा याद रखिए ये कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इन्हें हम कोण आई और कोण आर भी कहते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। तो क्या समझ में आ रहा है? परावर्तन का नियम लागू हो रहा है और परावर्तन का नियम कहता है कि अभिलंब के साथ बना कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं हमेशा, अर्थात कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। चित्र में दर्शाए परिपथ में धारा का मान है। इस परिपथ में हमें विद्युत धारा कितनी बहेगी, करंट कितना बहेगा, आई निकालना है। इसमें देखो, इसमें दोनों प्रतिरोध समानांतर या पार्श्वक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो पहले हमें इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध R निकालना पड़ेगा। तो पार्श्वक्रम संयोजन के अनुसार परिपथ का कुल प्रतिरोध ये लगा दिया हमने, सूत्र लगा दिया। ये पार्श्वक्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध का सूत्र है। ये 2 हमारे पास प्रतिरोध हैं 10-10 ओम के, ये भी हमने लगा दिए। एलसीएम लिया और इसको हल किया तो आ गया 5 ओम। तो हमारा कुल प्रतिरोध जो R था इस परिपथ का वो आ गया 5 ओम। अब ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, V बराबर आर आई निकालना है, V बटा R हो जाएगा। इस सूत्र में आप सभी मान रख दो, V रख दो। V यहाँ दे रखा है, देखिए 2 वोल्ट का युवांतर है, बैटरी 2 वोल्ट की है, तो V की जगह 2 रख दिया और R की जगह रख दिया 5। सॉल्व कर दिया, विद्युत धारा का मान आ गया 0.4 A यानी एम्पियर, जो विद्युत धारा को नापने का ऐसा ही मात्रक है और हमारा विकल्प 4 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वें नंबर का प्रश्न आ गया, किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया, गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी बताना है और ऊपर से गिरा रहे हैं तो बता रहे हैं कि G 10 मीटर यूज कर सकते हैं पर सेकंड। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान है, गेंद का प्रारंभिक वेग u, हाथ में थी प्रारंभिक u, वहां से छोड़ा उसको, गेंद द्वारा लिया गया समय t 4 सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण G 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, गेंद द्वारा चली गई दूरी हमें निकालना है। ऊर्ध्वाधर गति करती हुई वस्तु के लिए गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut धन 1/2 gt वर्ग। a नहीं लिखाया है क्योंकि वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है तो a की जगह हमने g लिख दिया। अब यहां पर मान रख दो, u प्रारंभिक वेग 0, t लिया गया समय 4 धन 1/2 g गुरुत्वीय त्वरण 10, t लिया गया समय 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4, और इसको सॉल्व करते जाओ तो s बराबर आ जाएगा 80 मीटर, अर्थात गेंद द्वारा चली गई दूरी है 80 मीटर। विकल्प नंबर 2 सही है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 60। 3 खुरदुरी सतहों पर बारी बारी से हमने एक ही समान वेग से गेंद को लुढ़काया है। तीनों स्थितियों में बताना है किसमें बल सबसे ज्यादा लगेगा। बल का सूत्र होता है F बराबर m है। m है गेंद का द्रव्यमान जो तीनों स्थितियों में एक जैसा है। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, वो हमने लिख दिया। वेग में परिवर्तन, प्रारंभिक वेग u 12, अंतिम वेग गेंद जाके रुक जाएगी 0। समय, पहले एक बार समय 8 है, तो स्थिति ए में जब गेंद गिरेगी तो यहां जमीन पर कितना बल लगा रही है, 1.5 न्यूटन का बल लगाएगी। अब जब गेंद यहां 6 सेकंड बाद गिरेगी दूसरी स्थिति में, तो कुछ नहीं करना, आपको टी की जगह 6 रख देना है, तो कितना बल लगेगा, 2 न्यूटन का बल लगेगा। और तीसरी स्थिति जब 4 सेकंड में गेंद गिर जाएगी, कम समय में कम दूरी चलेगी, तो यहां पर जब गेंद जमीन पे गिरेगी तो वो 3 न्यूटन का बल लगाएगी। तो हमें यही बताना है कि गेंद गिराई जा रही है, पहली 8 सेकंड में गिरती है तो ज़्यादा दूरी चलेगी, फिर जल्दी गिर जाती 6 सेकंड में कम दूरी, और फिर 4 सेकंड में गिर जाती तो और कम दूरी। तो जितना कम समय और कम दूरी चलेगी गेंद, उसके द्वारा उतना ही ज़्यादा बल लगाया जाएगा, अर्थात सी नंबर की स्थिति में पृष्ठ पर गेंद द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपने संपूर्ण 60 प्रश्नों को समझा और उनके सही उत्तरों को जाना। यहाँ पर आपके सामने इनके सही उत्तर या आंसर की भी दी जा रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके आधार पर आपकी भावी शिक्षा नीति तैयार होगी। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां भी हो रही हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर आप इन्हीं 60 प्रश्नों के ऑनलाइन प्रश्न मंच में भाग ले सकते हैं और अपना परिणाम और अपनी प्रगति की जांच कर सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।